नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बागेश्वर ज़िला। तो हम अभी उत्तराखंड में ज़िला सीरीज पढ़ रहे हैं और हम कुछ ज़िले पढ़ चुके हैं, जिसमें आज हम बागेश्वर ज़िले का अंतिम भाग देखेंगे। हमारा ये जो आज का टॉपिक है, ये उत्तराखंड पुलिस या उत्तराखंड में जो पुलिस में आरक्षी है, दरोगा है, उत्तराखंड पीसीएस हैं या अन्य जो अभी परीक्षाएँ होनी है, बंदी रक्षक, वन रक्षक, उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट इन टॉपिक पर आधारित टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, वो हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप में लगभग आपको 300 से अधिक वीडियो क्लासेस और टॉपिक वाइज और विगत वर्षों के पेपर भी उपलब्ध रहेंगे, जिसमें माध्यम से आप पूरे उत्तराखंड में अपनी रैंक देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपना बागेश्वर ज़िला। तो पहले दो वीडियो में जो हमने देखा था, हम ये पूरा जो हमारा है ये बागेश्वर का नक्शा है। इसमें हम सुंदरडुंगा ग्लेशियर पढ़ चुके हैं। यहाँ से जो छोटी सी नदी निकलती है, ये है सुंदरडुंगा नदी। ये खाती में पिंडर नदी में मिल जाती है। पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली जो नदी है वो है पिंडर नदी, और पिंडर नदी के किनारे ही फुरकिया स्थान है, द्वाली है। द्वाली में कफनी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है। इस ग्लेशियर भी है और नदी भी है। तो कफनी और पिंडर नदी द्वाली में मिलते हैं। फिर खाती, इसके अलावा पिंडारी या जो पिंडर नदी है, ये पिंडर नदी में चली जाती है। चमोली में इसकी प्रमुख सहायक नदी है अटागाड़। उसके बाद चमोली में एक स्थान है कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में ये नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कर्मी। कर्मी में पास में ही चिल्टा माई का मंदिर है। एक हिल स्टेशन छोटा सा खूबसूरत सा है धाकुड़ी। धाकुड़ी से पहले लोहार खेत। तो जो लोग पिंडारी ग्लेशियर के ट्रैक पर जाते हैं, वो लोहार खेत, धाकुड़ी, खाती, द्वाली, फुरकिया और पिंडर होते हुए जाते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा पिंडारी ग्लेशियर है, ये उत्तराखंड का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है, और जो पहला बड़ा ग्लेशियर है वो गंगोत्री है। इस ग्लेशियर के लिए यहाँ पर एक दर्रा भी है, जिसको ट्रेल पास कहा गया है। कुमाऊं के कमिश्नर ट्रेल के द्वारा इसको खोजा गया था 1830 में। इसके अलावा यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क है। ये नंदा देवी नेशनल पार्क 3 राज्यों में है हमारा, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। तो इसे हम चमोली में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो ज़्यादा क्षेत्रफल है वो चमोली ज़िले में है। मेन जगह जो हम पढ़ चुके थे, इसके अलावा एक हमारा पांडु स्थल, जहाँ पर पांडु स्थल और कौरव स्थल 2 स्थान हैं। गौरी उड्यार, एक छोटी सी गुफा है। एक हमारा ये रह गया था यहाँ कांडा से थोड़ा हैरूणी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है। तो ये स्थान यहाँ पर है। इसके बाद पिथौरागढ़ की बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो अगर पूछा जाएगा कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये कोटमन्या धर्मधर में है या महरूड़ी में है। ये 1977 में बना था, 1977। तो हमारे पिछले वीडियो में एक तो धाकुड़ी रह गया था और दूसरा कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कोटमन्या धर्मधर या महरूड़ी 1977। इसके अलावा हमने यहाँ पर शिखर, भनार और सनगाड़, ये 3 स्थान देखे थे। तो शिखर में जो देवता हैं वो मूल नारायण देवता का मंदिर है। इनके अन्य 2 मंदिर हैं बनलेख और जारती में। इसी प्रकार बजैड़ देवता का मंदिर भनार में है और नौलिंग देवता का मंदिर सनगाड़ में है। मूल नारायण देवता के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, उनका नाम है बजैण देवता, और इसके अलावा जो छोटे पुत्र हैं उनका नाम है नौलिंग देवता। इनके जो मदना ऋषि यहाँ पर थे, मदना ऋषि के पुत्र हैं मूल नारायण देवता, और मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके पिता ने इनको जंगल में समर्पित कर दिया था, और वहीं पर वन देवियों के द्वारा और नंदा के द्वारा, तो नंदा इनकी बुआ मानी जाती हैं मूल नारायण देवता की, उनके द्वारा इनका लालन पालन यहाँ पर किया गया था। यहीं पास में एक गांव है पचार। अब हम इस वीडियो में जो हमारा अब रह गया नया टॉपिक है, वो है हमारा बैजनाथ गरुड़ वाला क्षेत्र। तो यहाँ हमें आज देखना है तेलीहाट, कोट भ्रामरी या कोट की माई मंदिर, बैजनाथ और गरुड़। तो ये जो बैजनाथ है, ये गरुड़ गंगा और गोमती नदियों के संगम पर है। इसके अलावा जो गरुड़ है वो गरुड़ गंगा नदी के किनारे है, और प्राचीन ये एक व्यापारिक बस्ती थी, जहाँ से बद्रीनाथ आदि के लिए
राशन या अन्य सामग्री यहाँ से भेजी जाती थी। एक राजवंश है, इस राजवंश का नाम है कार्तिकेयपुर राजवंश। तो कुछ इतिहासकार कार्तिकेयपुर कत्यूरी राजवंश भी इसको कहते हैं। बैद्यनाथ में जो प्रमुख ये घाटी है, इस घाटी को हम कत्यूर घाटी कहते हैं और यहाँ पर जो राजवंश था उसका नाम है कार्तिकेयपुर कत्यूर राजवंश। तो कार्तिकेयपुर राजवंश जो था ये चमोली में था। कार्तिकेयपुर राजवंश जोशीमठ के पास था और वहाँ से उन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन करी और राजधानी बैजनाथ में, या जहाँ पर गोमती और ये तो राजधानी कहाँ पर है इनकी, चमोली में है। चमोली में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर। ये कार्तिकेयपुर नामक स्थान कहाँ पर है, जोशीमठ में। तो वहाँ से ये जो राजधानी है ये बैजनाथ की घाटी में या कत्यूर घाटी में स्थानांतरित की गई। ये स्थानांतरित करने वाले राजा का नाम हमने लिखा है राजा नरसिंह देव। तो ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC के द्वारा आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है। यहाँ पर एक मत ये है कि ये जो क्षेत्र था यहाँ पर बधानगढ़ या बधानगढ़ का किला भी है चमोली में, और ये क्षेत्र चंद राजा और पंवार राजा दोनों के मध्य की सीमा थी। तो कुमाऊं में जो राजवंश था वो चंद राजवंश था और गढ़वाल में जो राजवंश था पंवार राजवंश था। तो इस कारण इस पूरे क्षेत्र में सदैव युद्ध का माहौल रहता था। इस कारण यहाँ पर जो जनसंख्या है उसने पलायन करना शुरू कर दिया। दूसरा, यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा मतलब पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद भी वो लाभदायक नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा करती थी। इसके अलावा पिरूफ वगैरह जो गोमती नदी में अटक जाता था, उससे भी यहाँ पर सड़ी गर्मी पड़ती थी। तो ये क्षेत्र में उनके द्वारा इस क्षेत्र में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को भी बसाना शुरू कर दिया था। तो ये जो हमारा क्षेत्र है बैजनाथ, तो यहाँ पर हमेशा युद्ध वाला या दोनों का जो है संक्रमण क्षेत्र यहाँ पर हमेशा बना रहा। तो प्रश्न यही कि कार्तिकेयपुर ये जोशीमठ के पास है और एक राजा हैं नरसिंह देव। ये राजा इस राजधानी को चमोली से स्थानांतरित कर रहे हैं बैजनाथ में। तो अधिकतर इतिहासकार इससे एक मत हैं, लेकिन उत्तराखंड का नवीन इतिहास एक किताब है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, इस पुस्तक के लेखक हैं यशवंत सिंह कठौच। तो यशवंत सिंह कठौच की इसमें लिखते हैं कि ये दोनों राजवंश अलग हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश अलग है और यहाँ पर जो ये कत्यूर राजवंश था दोनों अलग हैं, दोनों को एक नहीं मानना चाहिए। इसके लिए और यहाँ पर जो राजवंश था इनके कुछ अभिलेख बागेश्वर में बागनाथ मंदिर से भी प्राप्त होते हैं। और यहाँ जो पूरा क्षेत्र था उसमें इन अवशेषों के आने से पहले उत्तराखंड में जो राज्य था उसका नाम है ब्रह्मपुर राज्य। तो इस ब्रह्मपुर राज्य का वर्णन हेनसांग के द्वारा भी किया गया है। यहाँ पर जो राजवंश है इसकी जानकारी बागेश्वर से मिलती है। इसमें पहला अभिलेख है राजा त्रिभुवन राजदेव का। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये जो कार्तिकेयपुर कत्यूर घाटी है, कार्तिकेयपुर राजवंश है, पहला राजा है त्रिभुवन राजदेव। इस त्रिभुवन राजदेव ने किसी किरात पुत्र से संधि की थी। तो ये अभिलेख हमें बागेश्वर से मिल रहा है, जो कि हमें बैजनाथ में कार्तिकेयपुर कत्यूर राजवंश की जानकारी देता है। दूसरा अभिलेख हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ये राजा भूदेव का है। ये कुटिला लिपि में है, संस्कृत भाषा में है और इसमें राजा भूदेव को लिखा है परम बुद्ध श्रमण रिपु। और इसमें जो ये राजवंश है इसके पहले शासक बताए गए हैं बसंत देव या वासुदेव, और ये अभिलेख है 859 ईस्वी का। इसके अलावा अन्य भी यहाँ से कई साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो साक्ष्य या जो अभिलेख हैं जो शिलाओं पर लिखे गए थे वो अब मिट चुके हैं। तो बागेश्वर यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान है जो कि यहाँ पर कार्तिकेयपुर कत्यूर राजवंश की जानकारी दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना है कि यशवंत सिंह कठौच कहते हैं कि ये दोनों राजवंश अलग हैं। तो इसके लिए हमने अलग से एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें हम जब कत्यूर राजवंश पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इस पूरी चीज़ को डिस्कस करें। हम आते हैं तो बैजनाथ। पहला प्रश्न तो यही है कि ये कौन सी नदियों के संगम पर है? गोमती और गरुड़ गंगा नदियों के संगम पर। बैजनाथ से पहले राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर कहाँ पर है? जोशीमठ। किसने स्थानांतरित करी? नरसिंह देव ने। दूसरा प्रश्न कौन सी नदियों के संगम पर है? गोमती और गरुड़ गंगा नदियों के संगम पर है। यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक छोटी सी खूबसूरत सी प्राकृतिक झील बनाई गई है और पहले समय में यहाँ कौसानी में एक हथछिना जलाशय था। इस हथछिना जलाशय का जो उपयोग किया गया है कि कौसानी से बैजनाथ, यहाँ पर कत्यूर राजवंश रहता था, उनके राजमहल में पानी की सप्लाई की गई थी। तो यह हथछिना अगर जलाशय पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है कौसानी से
बैजनाथ के बीच और कौसानी में बनाया गया था ताकि बैजनाथ में पानी की आपूर्ति हो सके। ये घाटी जो कहलाती है ये कत्यूर घाटी कहलाती है। तो यहाँ पर इतिहासकारों में यह है कि अलग अलग मत हैं कि ये कत्यूर हैं कौन। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो कत्यूर यहाँ पर आए हैं ये काबुल से आए हैं, यानी अफ़गानिस्तान से आए हैं, और वहाँ पर जो कटोर जाति थी वही कटोर जाति यहाँ पर कत्यूर जाति कहलाई है। ये कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला जो संस्थापक है हम पढ़ चुके हैं, बसंत देव को माना गया है, और कुल इनके 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जैसे बालेश्वर मंदिर चंपावत से अभिलेख प्राप्त हुआ है या बागेश्वर से 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो कुल इनके अभी तक 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें बागेश्वर अभिलेख मिट चुका है। ये बाजनाथ का जो मंदिर है ये भगवान शिव को का प्रसिद्ध मंदिर है। ये नागर शैली में बना हुआ है। तो बेसर, नागर और द्रविड़ ध्यान रखना है कि भारत में मंदिर निर्माण की प्रसिद्ध शैलियाँ थीं। पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये नेपाल में है, और बैजनाथ मंदिर को इस पशुपतिनाथ मंदिर के समान ही महत्व दिया जाता है। यहाँ से कुड़िंदों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो कुड़िंद के लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया था, और उसमें जो सिक्के हैं यशवंत सिंह कटौच कुड़िंदों का इतिहास सिक्कों के आधार पर ही लिखते हैं। तो ये जो सिक्के प्राप्त हुए हैं कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक स्थान बैजनाथ भी है। इसके बाद बैजनाथ जो है एक मंदिर समूह है जिसमें कुल 17 मंदिर हैं, और ये मंदिर रूचक प्रसाद शैली में बने हुए हैं। यहाँ पर जो प्रमुख प्रतिमा है, जो अद्भुत पाषाण कला का नमूना है, वो माँ पार्वती की प्रतिमा है, और ये पत्थर से बनी हुई है, पाषाण प्रतिमा है। तो पाषाण कला का अद्भुत उदाहरण है। ये प्रतिमा को जब हम दूर से देखते हैं तो ये धातु की प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में पाषाण की है। ये बैजनाथ को शिव और भगवान शिव और पार्वती के विवाह स्थान से भी जोड़ा जाता है। तो ऐसी त्रिजुगी नारायण एक जगह गढ़वाल में भी है। इसी प्रकार मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह बैजनाथ में हुआ। जो यहाँ पर जो कत्यूरी वंश हैं, बाद में उनकी कई सारी शाखाएं हो गई थी। तो कुल 8 शाखाएं हैं। वो शाखाएं हैं, पहली कत्यूर और बैजनाथ। दूसरी शाखा है डोटी। डोटी का मतलब है नेपाल। तो प्राचीन समय में नेपाल को डोटी कहते थे। सुई, सुई क्षेत्र मतलब जो लोहाघाट और चंपावत का क्षेत्र है। इसके अलावा अस्कोट, ये पिथौरागढ़ में है। बाराकोट, द्वाराहाट और बारामंडल, द्वाराहाट और लखनपुर जो कि अल्मोड़ा में है। सीरा, सीरा का मतलब है डीडीहाट, और सोर, सोर का अर्थ है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का पुराना नाम सोर है। तो कत्यूरियों की कई जगह शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं विभक्त हो गई थी, जहां अलग अलग वंशों ने शासन किया। ये घटना है लगभग 1279 की, 1279 ईस्वी में ये घटना घटी थी। यहाँ पर जो वर्तमान में तैलीहाट क्षेत्र है, इस तैलीहाट क्षेत्र में कत्यूरियों की जो ये शाखा है कत्यूर बैजनाथ, 2 स्थान मिलते हैं। एक है रणचूला कोट और दूसरा स्थान है गोपाल कोट। तो आज भी इन स्थानों पर कत्यूरियों के अवशेष जो यहाँ पर हैं उनके महल या अन्य भवनों के अवशेष मिलते हैं, जो कि संरक्षित नहीं है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो यहाँ 2 जगह ध्यान रखनी है, एक गोपाल कोट और दूसरा स्थान याद रखना है रणचूला कोट। गोपाल कोट क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर कत्यूरी राजा अपना खजाना रखा करते थे। इसके अलावा रणचूला कोट कत्यूरियों की राजधानी थी। तो पहली राजधानी कार्तिकेयपुर और बाद में उन्होंने राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर ली? रणचूला कोट। तो ये जगह कौन सी है? तैलीहाट है। तैलीहाट कहाँ पर है? बैजनाथ के पास में। यहाँ पर कुछ जो मंदिर हैं उन मंदिरों को हम देख लेते हैं। ये मंदिर प्रसिद्ध है, जैसे लक्ष्मी नारायण का मंदिर। लक्ष्मी नारायण मूर्ति विहीन मंदिर है। इसके अलावा रक्षक देवल का मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। सत्यनारायण का मंदिर का अवशेष मिला है। धामदेव, ये जो उत्तर कत्यूरी राजा थे उनकी को भी यहाँ पर पूजा जाता था, तो धामदेव का मंदिर यहाँ पर है। रणचूला देवी, ये जो रणचूला देवी हैं ये कत्यूरी शासकों की कुलदेवी मानी जाती हैं, तो उसका मंदिर मिला है। इसके अलावा दूसरी जो कुलदेवी हैं कत्यूरी शासकों की वो हैं कोट भ्रामरी मंदिर। कोट भ्रामरी मंदिर या कोट की माई। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो कोट भ्रामरी मंदिर में जो एक मंदिर है वो कोट भ्रामरी का है, और दूसरा जो मंदिर यहाँ पर है वो नंदा देवी का है।
तो नंदा देवी पूरे कुमाऊं में और गढ़वाल के क्षेत्रों में पूजी जाती हैं। इसके लिए हम अल्मोड़ा ज़िले में हम पूरा विस्तार से वीडियो बना चुके हैं नंदा देवी के विषय में। थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं कि इस जगह का नाम कोट भ्रामरी क्यों पड़ा। तो एक असुर है जिसने भगवान से ये वरदान मांगा था कि कोई भी 2 पैर वाला या 4 पैर वाला व्यक्ति उसका वध ना कर पाए। तो ईश्वर से भगवान से वरदान मिलने के बाद जब उसने आतंक बढ़ाना शुरू कर दिया तो उसके आतंक को समाप्त करने के लिए, उस असुर को समाप्त करने के लिए माँ भगवती ने या देवी ने भ्रमर का रूप धारण करा जिसके 6 पैर होते हैं, और उसके बाद उस असुर का नाश किया। तो भ्रमर रूप के कारण यहाँ देवी को भ्रामरी कहा गया, और कोट यानी किले में जब उनको स्थापित किया गया, उनका मंदिर बनाया गया, तो उस जगह का नाम हो गया कोट भ्रामरी मंदिर। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ पर है। अगर प्रश्न आएगा तो आपको बैजनाथ के पास में है, ज़िला बागेश्वर। यहाँ पर कोट भ्रामरी के अलावा दूसरा जो मंदिर है वो नंदा का मंदिर है। तो यहाँ पर इसके लिए भी यही कि जब चंद राजा नंदा देवी को गढ़वाल से लेकर अल्मोड़ा राजधानी की ओर जा रहे थे तो रात्रि में वो यहाँ पर रुके, और सुबह को जब वो नंदा की शिला को उठाने लगे तो वो यहाँ से तो वो हिली नहीं। तो चंद राजा ने इसको देवी की इच्छा माना और वहीं पर देवी का मंदिर स्थापित कर दिया। तो दूसरा प्रमुख मंदिर है नंदा का। इस मंदिर का महत्व नंदा राजजात यात्रा में भी रहता है। नंदा राजजात यात्रा चमोली में होती है, हमने चमोली में इसको विस्तार से पढ़ा था, और ये हर 12 सालों में होती है, जिसमें 280 किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ती है, और ये विश्व की सबसे लंबी पदयात्रा है। तो इसमें गढ़वाल के इस क्षेत्र का भी महत्व है। यहाँ से नंदा की कटार, इस मंदिर में माँ नंदा की कटार रखी है, और उस नंदा की कटार को नंदा राजजात यात्रा में लेकर जाया जाता है। इसके अलावा यहाँ कोट भ्रामरी मंदिर में गुड़ पापड़ी का भोग लगता है। यहाँ पर जो पूजा पद्धति पूछी जाएगी वो पूजा पद्धति है झाली माली की। तो ये प्रश्न आ चुका है कि झाली माली देवी की पूजा पद्धति कहाँ है, तो हमने चंपावत में भी पढ़ा था। इसके अलावा बैजनाथ में भी है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बोरा लोग हैं वो देवी का डोला लेके आगे आगे चलते हैं इस क्षेत्र में। और खुदाई पूजा, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि खुदाई पूजा का प्रचलन कहाँ पर है। तो खुदाई पूजा का जो प्रचलन है वो बैजनाथ क्षेत्र में, ये जो कोट भ्रामरी मंदिर है वहाँ पर खुदाई पूजा भी की जाती है। तो ये जो हमारा क्षेत्र था ये अभी हमने पढ़ा पूरा बैजनाथ। तो हमारा यहाँ पर पूरा ये ज़िला हो चुका है। इसके अलावा कुछ अभी हमारे जो पॉइंट रहे हैं वो अभी हमारा है मेला। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कोई और पॉइंट तो हमारा नहीं छूटा। बात करते हैं बागेश्वर के प्रसिद्ध मेलों की। तो सबसे प्रमुख जो मेला है यहाँ पर वो है उत्तरैणी का मेला। उत्तरैणी का मेला बागेश्वर में बागनाथ मंदिर के पास गोमती और सरयू नदी के संगम पर मनाया जाता है। ये जो मेला है ये एक प्रसिद्ध व्यापारिक मेला है, और उत्तरैणी में यहाँ पर एक जो त्यौहार मनाया जाता है उसको घुघुतिया कहा जाता है। तो इस मेले को घुघुतिया फूल मेले के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले में 3 क्षेत्र के लोग प्रमुख आते हैं। एक हैं जोहार के जोहारी लोग, यानी जो मुंशियारी में उत्तरी भाग में रहने वाले जो भोटिया वर्ग है वो यहाँ पर वस्तुओं को अपने बेचने के लिए आते हैं। दूसरा है दानपुर क्षेत्र के व्यापारी। तो ये जो दानपुर क्षेत्र है यहाँ से भी जो व्यापारी हैं वो भी वर्ष भर जो भी अपना सामान वगैरह बनाते हैं उसको बेचते हैं, और उसके बदले में जो वस्तुएं दानपुर क्षेत्र में नहीं होती उनको ले जाते हैं। तीसरा है सलानी। तो जो अल्मोड़ा सोमेश्वर क्षेत्र के व्यापारी हैं सलानी लोग, वो भी प्रमुख रूप से इस मेले में भाग लिया करते थे। तो ये प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक मेला है, तो हमें ध्यान रखना है बागेश्वर में जो उत्तरैणी का मेला है ये एक प्रसिद्ध व्यापारिक मेला है। इसके अलावा कुछ लोकगीत गाए जाते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ प्रसिद्ध है कि इस मेले में चांचरी गाई जाती है। तो चांचरी गाने के लिए यहाँ ये जो ग्वालदम क्षेत्र है, चमोली है, वहाँ से भी लोग आते हैं, और सांस्कृतिक का जो है आदान प्रदान भी यहाँ पर होता है। तो लिखा भी रहता है या लोकगीत गाए जाते हैं। तो तीरथ में को तीरथ जेठो ऋतु, या तीरथ में जेठो बागेश्वर ऋतु लोकगीत गाते हुए लोग दूर दूर से आते हैं। ये जो मेला है इसका महत्व सन 1921 में जो कुली बेगार आंदोलन हुआ था वो यहीं से शुरू हुआ था, 13 और 14 जनवरी 1921। और उत्तराखंड की एक
प्रमुख जो सामाजिक बुराई थी, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त, उसको न देने का संकल्प यहीं पर लिया गया था। और प्रमुख जो नेता थे वो थे BD पांडे। उस समय यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर का नाम है रैकेट, और वो यहाँ इस कुली बेगार का विरोध करने वाली जनता को उसी प्रकार से गोलियों से भून देना चाहता था जैसा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हुआ था। लेकिन BD पांडे और जो अन्य यहाँ उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके जोश और उत्साह के आगे वो डर गया और उसने गोली चलाने का आदेश वापस ले लिया। और इस घटना का प्रभाव ये हुआ कि पूरे जो उत्तराखंड है, उस उत्तराखंड में कुली बेगार न देने का निर्णय लिया गया। तो शेखर पाठक ने कुली बेगार प्रथा पर एक प्रसिद्ध किताब लिखी हुई है। इसके अलावा बागेश्वर में तहसील में जो प्रेस क्लब का भवन बना है, उसकी दीवारों पर भी बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं दी गई हैं। कुली बेगार प्रथा या जो उत्तराखंड में बागेश्वर की प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनका चित्रण वहाँ पर किया गया है। तो ये मेला हमें उत्तरणी का मेला याद रखना है। इसके अलावा मूल नारायण देवता का मंदिर, जहाँ पर मेला लगता है। तीसरा भद्रकाली यानी कांडा साइड मेला लग रहा है। कोट की माई का मेला, ये भी प्रसिद्ध है। बैजनाथ में मेला लगता है और पिनाक कौसानी में भी मेला लगा करता है। इसके अलावा एक घटना घटी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये घटना थी लाल कुर्ती आंदोलन चला था और आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति थे सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खां। तो इसमें 2/18 राइफल के द्वारा उन पर गोली चलाने से मना कर दी गई थी। और इस आंदोलन के जो नायक थे वो थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो गढ़वाली को गढ़वाली उपनाम महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और इस घटना से उत्साहित होकर महात्मा की प्रशंसा करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मुझे एक गढ़वाली और मिल जाता तो मैं इस देश को कब का स्वतंत्र करा देता। तो ये घटना हमें ध्यान रखनी है कि इसमें जो दूसरे व्यक्ति थे वीरचंद सिंह गढ़वाली के साथ, उनका नाम है हरक सिंह धपोला। तो इन लोगों के द्वारा उन्होंने जो निहत्थे देशवासी थे उनके ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया गया और उनका कोर्ट मार्शल किया गया। तो 2 नाम ध्यान रखने हैं, एक वीरचंद सिंह गढ़वाली जिनका वास्तविक नाम वीरचंद सिंह चंद सिंह भंडारी था, और दूसरे हरक सिंह धपोला जो कि कांडा के रहने वाले थे। तो ये नाम हमें ध्यान रखने हैं। इसके अलावा यमुना दत्त वैष्णव, हरिदत्त वैष्णव या बहुत सारे ऐसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो बागेश्वर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको इनके क्षेत्र देखने हैं या ज़्यादा जानकारी लेनी है तो बागेश्वर प्रेस क्लब में इन सभी के विषय में वहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा 1929 में महात्मा गांधी का जो आगमन है उसको भी जो घटना है उसको भी पूरा फोटो फ्रेम लगा के वहाँ पर दीवारों पर लगाया गया है। तो बागेश्वर जनपद के विषय में वहाँ से भी आपको जानकारी मिल सकती है। तो ये जो हम अभी पढ़ रहे थे ये हमारा क्या था, पूरा बागेश्वर ज़िला, और हमने 3 खंडों के माध्यम से पूरा इस बागेश्वर ज़िले को कवर करने की कोशिश की है। तो इसी के साथ हम आपका आज का अपना ये टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।